वज़ीर-ए-आज़म का अबू ज़हबी पहुंचने पर हुआ शानदार खैर मकदम। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान वफ्द सतह की बातचीत, दोनों ममालिक के मुताबिक मुफ़ाहमतनामों पर किए दस्तखत। अब से कुछ देर के बाद अहलन मोदी प्रोग्राम से करेंगे खिताब। किसान तंजीमों के दिल्ली कूच से कबल पुलिस इंतजामिया चौकस। दिल्ली से मुत्तसिल सरहदों पर सख्त सिक्योरिटी। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोले। मरकजी हुकूमत ने किसानों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की अपील की। वजीर ज़राअत अर्जुन मुंडा ने कहा, किसानों के मुतालबात का मुस्तकिल हल तलाशने पर है हुकूमत की खुसूसी तवज्जो। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आज बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान। देवेंद्र फडणवीस ने दिलाई रुकनियत, कहा बीजेपी को मिलेगी मजबूती। मगरबी बंगाल के संदेश खाली में दफा 144 नाफिज। मुतासिरा खवातीन में टीएमसी कारकुनों के तय दहशत। एससी कमीशन 15 फरवरी को करेगा इलाके का दौरा। और खेल की खबरों में स्पेन में जारी निशानाबाजी आलमी कप में भारतीय नौजवान खिलाड़ियों का शानदार आगाज। 10 मीटर राइफल का मर्दों के जुमरे में किया क्लीन स्वीप। लड़कियों ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता सोने और कांसे का तमगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के सहरोज़ा दौरे पर अबू ज़हबी पहुंच गए हैं। अबू ज़हबी पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान वफ्द सतह की बातचीत हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और यूएई के दरमियान मुतादिद मुफ़ाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अहलन मोदी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म यूएई में मुतादिद प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दुबई में आलमी हुकूमत सरबराह इजलास में आलमी रहनुमाओं को खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अबू ज़हबी में पहले हिंदू मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म भारतीय बिरादरी को भी खिताब करेंगे। हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूएई के सदर अल नह्यान के भारत के तय कुर्बत का मुज़ाहिरा करने के लिए शुक्रिया अदा किया। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहां बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे के बाद कतर की राजधानी दोहा के लिए रवाना होंगे। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद और आला शख्सियात के साथ दो तरफ़ा बातचीत करेंगे। ये वज़ीर आज़म का कतर का दूसरा दौरा होगा। भारत और कतर के दरमियान मजबूत बाहमी तिजारत फ़िलहाल $20 बिलियन है। वज़ीर आज़म का कतर दौरा न सिर्फ बाहमी ताल्लुकात और तिजारती ताल्लुकात के लिहाज से ख़ास है, बल्कि इसकी सिफारती अहमियत भी है। वज़ीर आज़म का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब कतर ने सजाए मौत पाने वाले साबिक़ भारतीय बहरिया के जवानों को रिहा कर दिया था। काबिल ज़िक्र है कि कतर में 8 भारतीयों को सजाए मौत सुनाए जाने के मामले में भारतीय हुकूमत को बड़ी सिफारती कामयाबी मिली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहदा अरब अमारात और कतर के दौरे पर रवाना होने से कबल जारी करदा एक बयान में दो तरफ़ा ताल्लुकात में मजबूती की तारीफ की है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि यह उनका UAE का 7वां और 2014 के बाद कतर का दूसरा दौरा है। गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात के साथ हमारा ताउन मुख्तलिफ शोबों जैसे तिजारत और सरमायाकारी, दिफा और सलामती, खुराक और तवानाई की हिफाजत और तालीम में कई गुना बढ़ गया है। हमारे सकाफती और लोगों के दरमियान ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुए हैं। मैं मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के साथ बातचीत का मुंतज़िर हूँ। हम जामी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर वसी पैमाने पर बातचीत करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म की दावत पर मैं 14 फरवरी को दुबई में होने वाली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में आलमी रहनुमाओं से खिताब करूँगा। इस तकरीब के मौके पर मेरे मुत्तहदा अरब अमारात के हम मनसब के साथ मेरी बातचीत हमारे कसीर जहती ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर मरकूज होगी। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि UAE के दौरे के दौरान अबू ज़हबी में पहले हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी करूँगा। BAPS मंदिर हम आहंगी, अमन और रवादारी की उनक़्तार के लिए एक लाजवाल खराज अक़ीदत होगा, जिसमें भारत और मुत्तहदा अरब अमारात दोनों शरीक हैं। मैं अबू ज़हबी में एक खुसूसी तकरीब में मुत्तहदा अरब अमारात में भारतीय कम्युनिटी के तमाम अराकीन से खिताब करूँगा। कतर के अपने दौरे के दौरान मैं इज़्ज़तमाब शेख तमीम बिन हमद अल सानी अमीर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ, जिनकी क़यादत में कतर ज़बरदस्त तरक्की और तब्दीली जारी है। मैं कतर में दीगर आला शख्सियात से मुलाकात का भी मुंतज़िर हूँ। भारत और कतर के दरमियान तारीख़ी तौर पर करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हालिया बरसों में आला सतही सियासी तबादले, दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती तिजारत और सरमायाकारी हमारे तवानाई की शराकतदारी को मजबूत करने और सकाफत और तालीम में ताउन समेत तमाम शोबों में हमारे कसीर जहती ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। दोहा में 8 लाख से ज़्यादा मजबूत भारतीय कम्युनिटी की मौजूदगी हमारे लोगों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का सबूत है। वज़ीर आज़म के अबू ज़हबी दौरे के तय मुत्तहदा अरब अमारात में भारतीय बिरादरी में जोश व खरोश है। एक बार फिर पूरी दुनिया देखेगी भारत भारतीयता के उत्कर्ष की, और स्थान होगा शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी, जहां पर अहलन मोदी का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि सुस्वागतम मोदी। पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से भारत भारतीयता यहां सिमटे हुए पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की कहानी पेश करेगी। यहाँ भारतवंशी हमारे साथ हैं, समूचा भारत यहाँ पर सिमटा हुआ है, और क्या संदेश देने की कोशिश और क्या कुछ तैयारियां अहलन मोदी की। जब से इस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हुई हैं, बस आप देख ही रहे हैं कि जोश कितना बढ़ गया है, और ये पूरी कम्युनिटी साथ मिल के काम कर रही है, क्योंकि ना इसमें सरकार की कोई भागीदारी है ना किसी एक इंडिविजुअल की, तो ये पूरा कम्युनिटी ड्रिवन इवेंट है। आज हम अनेकता में एकता का एक उदाहरण यहाँ आपको दिखाते हैं। हम सभी अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन आज हम सब भारतीय हैं, और मोदी जी के लिए सभी के दिलों में इतनी श्रद्धा है। आप देख सकते हैं बच्चों से लेके बड़े, हम सभी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारा लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करने के लिए हम लोग अराउंड इंडियन डायस्पोरा अराउंड 60,000 आदमी लोग इधर 13 तारीख में उसको स्वागत करने के लिए रेडी हो गए। अभी रिसेंटली मोदी साहब ने तमिल भाषा को पूरा दुनिया तक लेके गया है सबसे ज्यादा। ये बहुत बेहतरीन चीज है, तमिलनाडु का लोग के लिए ये बहुत बड़ा चीज है। देखा जाए तो मोदी जी तो अभी इस समय तो कुछ ऐसा हर महीने हो रहा है जो हमने कभी देखा नहीं है। लाइक अभी रिसेंटली राम मंदिर, यहाँ पे टेम्पल,
और जो बॉन्डिंग बिटवीन यूएई और इंडिया का है, इट्स अ डे बाय डे इट्स गेटिंग इंक्रीज। आज मोदी जी को होने से एक चीज बोल सकता हूँ, मोदी जी का ही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। रिलेशन स्ट्रेंथन हुआ है इंडिया का, यूएई का, और हम लोग यहाँ, मैं 15 ईयर से हूँ, यहाँ पर लोग इतना सेफ फील करते हैं, इसलिए इतना देख रहे हैं, एक्साइटेड हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर एक्साइटेड हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी। ये मंदिर का जो इनॉग्रेशन है वो भी हमारे के लिए तो बहुत बड़ी मतलब बात, ये ना एक महानता जैसी बात है हमारे लिए। ये मोदी जी यहाँ कर रहे हैं, महानता जैसी बात है हमारे, और हम लोग मानते हैं क्रेडिट कि ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे। तो देख सकते हैं जबरदस्त उत्साह है लोगों का, और दुनिया एक बार फिर शेख अल जायद स्टेडियम से देखेगी भारत के उसी मंत्र का, जिसमें भारत समावेशी विकास की बात करता है, भारत विश्व बंधुत्व की बात करता है, भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। कैमरा पर्सन प्रमोद देगी के साथ, अपनी सहयोगी मेघना देव के साथ, अश्विनी कुमार मिश्र, शेख अल जायद स्टेडियम, अबू धाबी। पंजाब के किसान आज दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। दिल्ली की तमाम सरहदें सील कर दी गई हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह पूरी तरह तैयार है। दिल्ली से मुत्तसिल सरहदों पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली की सरहद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और वहां किसानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है। दिल्ली की सरहद पर पुलिस की सख्त चेकिंग मुहिम जारी है। दिल्ली से मुत्तसिल सरहदों पर ट्रैफिक बढ़ने की वजह से गाड़ियों के रूट्स को भी तब्दील किया जा रहा है। किसानों के दिल्ली चलो एहतिजाज की वजह से कई सरहदों पर शदीद ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। पुलिस ने पंजाब हरियाणा शंभू सरहद पर एहतिजाज करने वाले किसानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली ईस्टर्न रेंज में भी दिल्ली चलो एहतिजाजी मार्च के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपने देखा होगा जगह जगह बड़े बड़े लाउड हेलर्स लगे हैं। हम बात करेंगे, शांति अवस्था से बात करने की हमें पूरी कोशिश है कि ये हम इसको निपट लें। अलग अलग जगह पर बैरिकेड्स और जो हमारे अलग अलग ब्लॉकेट्स हैं वो लगाए गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये हम बड़े सक्षम हैं कि इसको रोक लें। एमएसपी समेत अपने मुतादिद मुतालबात के लिए एहतिजाज करने वाले किसान आज पंजाब हरियाणा से कौमी राजधानी दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब शंभू सरहद को अबूर करने की कोशिश करने वाले एहतिजाजी किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से जबरदस्ती सीमेंट की रुकावट हटा दी। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सारे बॉर्डरों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग हो रही है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है, जिसके तहत पीएससी लोकल पुलिस के साथ साथ हमारी जो स्पेशल टीम है उसको लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। तो बॉर्डर सील है। किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको बना रखा है। देखिए, आपको बता दें कि वार्ता का चैनल भी खुला हुआ है। पहले से हम लोगों की वार्ता हो रखी है। फिर भी अगर कोई आता है तो उसे समझा बुझाकर से बाहर नहीं जाने दें। हरियाणा पंजाब शंभू सरहद पर मुजाहिरा करने वाले किसानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने दिल्ली की जानिब कूच कर रहे किसानों से अपील की है कि वो किसान आवाम की परेशानियों का ख्याल करते हुए कुछ भी करें, ऐसे अनासिर से बचें जो किसानों को बदनाम कर सकते हैं। एमएसपी से मुताल्लिक मुस्तकिल हल तलाश करेंगे। मरकजी वजीर से दूरदर्शन के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने बात की। केंद्रीय कृषि मंत्री मौजूद है। सर, हम देख पा रहे हैं जो बॉर्डर एरिया में बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे उनको दिक्कतें आ रही है। किसानों जो है वो एक तरह से उन्होंने जान कर रखा है। कहाँ पे आपको लग रहा है कि ये दिक्कतें आ रही है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है? देखिए, मैं आम किसान से पहले तो ये निवेदन करूंगा कि आम जनता की बातों को, आम जनता के कठिनाइयों को भी समझते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि कोई ऐसे तत्व इस तरह के घटनाओं को बढ़ावा दे करके किसानों को बदनाम कर सकता है। सर, कुछ किसान हमारा अन्नदाता है, किसानों का कोई नुकसान नहीं हो इसकी चिंता हम लगातार करते करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे मामले हैं एमएसपी को लेकर, क्या आपको लग रहा है कि बात बनते बनते रह रही है? कहाँ पे दिक्कत आ रही है? हमने स्पष्ट तरीके से, सकारात्मक तरीके से बहुत सारे ऐसे विषय जो
एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के थे उनका स्पष्टीकरण दिया, उस पर रिजल्ट दिया और कहा कि कुछ जो विधायी कार्य के दृष्टि से है उस पर हम एक कमेटी बना करके इसका अस्थायी समाधान ढूंढना चाहते हैं, जिसमें कमेटी में किसान संगठन के लोगों की भागीदारी हो। किसान संगठन अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए रचनात्मक सुझाव दे और उसके अनुसार आगे कैसे हो सकता है पॉजिटिव वे में हम विचार करने के लिए तैयार है। पॉजिटिव वे में तैयार है? क्या आप उनको बुला के उनके साथ एक और बैठक? अभी हम खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि वो आए, बातचीत करें, लेकिन इस तरह के नीति अपना करके जैसे आम नागरिकों को या लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम हर राज्य में क्रिएट करे इस तरह से, तो ये किसी समस्या का समाधान का रास्ता नहीं हो सकता है। हम समाधान के लिए तैयार हैं, बैठ के चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें तो ये थे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जो बता रहे थे कि समाधान हो सकता है, लेकिन कोशिश उनकी यही है कि किसी तरीके से एक साथ लोग आए और ये जो इस तरीके से जो किसान बॉर्डर पे हैं वो इस एंटी सोशल एलिमेंट से बचे और एक समाधान सरकार के साथ बैठ के लेके आए। कैंप पर्सन ललित के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अशोक चौहान आज बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ कांग्रेस के साबिक एमएलसी अमर राजवलकर ने भी बीजेपी की रुकनीत इख्तियार की। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और रियासती बीजेपी सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने दोनों को पार्टी की रुकनीत दिलाई। अशोक चौहान ने बीजेपी में शामिल होने से एक दिन पहले 12 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा उन्होंने कानून साज असेंबली की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया है। अशोक चौहान ने कहा कि वो वजीर आजम की क़यादत में मुल्क की तरक्की के सफर में हिस्सा डालने के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर इम्प्रेस हूँ, निश्चित रूप से इम्प्रेस हूँ मैं। आज जब हम देख रहे हैं कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों के साथ साथ डेवलपमेंट भी जिस रफ्तार से इस देश में हो रहा है हम सबके लिए बहुत ही प्रशंसनीय है और आने वाले समय में हम सब साथी मिलकर देश में एक पक्की मजबूर भाजपा की सरकार लाने का हमारा प्रयास निश्चित तौर पर रहेगा। Today it's a new beginning of my political career. I am formally joining the Bharatiya Janata Party in the office of BJP today in presence of the Deputy CM Mr. Devendra Fadnavis ji, along with Mr. Ashish Shelar and Mr. Bawankole, who is the PCC, who is the president of the BJP. So it's a new beginning for me. I'm hopeful that we'll work for the constructive development of Maharashtra. इससे कबल अशोक चौहान मुंबई में जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे, वहां बीजेपी रहनुमाओं ने अशोक चौहान का पुरजोश इस्तकबाल किया। और कांग्रेस में मची भगदड़ पर तनकीद करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि इसके अपने लीडर कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं और इसके बाद भी कांग्रेस मुत्तहिद होने की बात कर रही है। हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही है और दूसरों के घरों में झांक रही है। कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? कांग्रेस पार्टी की जो बची कुची ईंटें थी वो भी गिर रही है, दरक रही है। कोई महाराष्ट्र में भाग रहा है तो कहीं और भाग रहा है। भागने वालों का लगा हुआ है तांता। फिर भी कांग्रेस के नेताओं की चाहत यही है कि कौन परिवार का व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा, किसके लिए सीट खाली की जाएगी जो बच्ची कुची है। और ये चले हैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करने और विकल्प की अगुवाई करने। कांग्रेस पार्टी इज ए नॉन सीरियस प्लेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के दौरे के दौरान आज वलसाड में श्रीमद राजचंद्र मिशन का दौरा किया। श्रीमद राजचंद्र एक जैन शायर, फलसफी, दानिश्वर और मुस्लिम थे। उन्हें जैन मजहब पर उनकी तालीमात और महात्मा गांधी के रूहानी रहनुमाओं के लिए जाना जाता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने समाज की बेहतरी के लिए राजचंद्र मिशन की तरफ से किए जा रहे कामों की तारीफ की। ये संस्थान जिस दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये दुनिया के 200 से ज़्यादा
उनका सेंटर्स है। इसी सेंटर्स में लोग जाके यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करने के साथ साथ प्रोग्राम में सदर जमहूरिया ने जैन मजहब के ख्यालात को मुतासिरकुन करार दिया और कहा कि लोगों को इस मजहब के नजरिया से सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल के संदेश खाली में खवातीन में अब भी खौफ का माहौल है। जिनसी हरासानी का शिकार खवातीन गवर्नर के सामने खुलकर सामने आने से डर रही थी। संदेश खाली खवातीन ने तृणमूल के गुंडों पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया है, जिसकी वजह से मगरबी बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने कल शुमाली 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके का दौरा किया और हरासानी का दावा करने वाली खवातीन को इंसाफ फराहम करने का वादा किया। संदेश खाली में दफा 144 नाफिज है, लेकिन खवातीन मीडिया के सामने आकर अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान भी बयान कर रही हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत और तृणमूल कांग्रेस इस मामले पर अभी तक खामोशी इख्तियार किए हुए है। ऐसी कमीशन ने संदेश खाली में ज्यादती मामले का नोटिस ले लिया है। ऐसी कमीशन 15 फरवरी को संदेश खाली का दौरा करेगी। एक और खबर खुद मगरबी बंगाल की है जो यहाँ की जेलों से मुतालिक है। मगरबी बंगाल की जेलों में खवातीन हमला हो रही हैं। 196 बच्चे पैदा हुए के उन्वान से मीडिया पोस्ट का कौमी खवातीन कमीशन ने नोटिस लिया है, जिसमें इल्ज़ाम है कि 196 बच्चे जेलों में पैदा हुए और साथ ही उन्होंने वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मुकम्मल फुकदान बताया है। कमीशन का रुकन डेल्टा खोंग डोब की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए कमेटी ने वहां पर इस्लाही जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात की है और इस सिलसिले में मगरबी बंगाल के DGP से भी मुलाकात की है। मगरबी बंगाल में ED की टीमों ने राशन घपले के तहकीकात के सिलसिले में आज सुबह 6 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। ED की टीम फिलहाल कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में निस्फ दर्जन मकामात पर जा पहुंची है और एक सीनियर अफसर ने बताया कि मरकजी फोर्सेस के साथ ED टीमों ने सॉल्ट लेक, लेखी, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, हावड़ा और कुछ दीगर मकामात पर छापे मारे। जांच एजेंसी ने मगरबी बंगाल में राशन की तकसीम में बेकायदगियों में मुलव्विस होने के इल्जाम में रियासती वजीर और तृणमूल कांग्रेस के एक और दीगर लीडर को गिरफ्तार किया है। 5 जनवरी को ED हुक्काम की एक टीम इस मामले में छापा मारने पहुंची थी और ताहम जब उन्होंने संदेश खली में TMC लीडर की रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश की तो हुजूम ने टीम को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। इस हमले में एजेंसी के 3 अहलकार जख्मी हुए। 24 जनवरी को ED ने घपले के सिलसिले में तलाशी मुहिम के बाद शाहजहां शेख की रिहाइशगाह को सील कर दिया था। उत्तराखंड के बाद अब आसाम हुकूमत भी यकसा सिविल कोड बिल लाने की तैयारी कर रही है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनकी हुकूमत यकसा सिविल कोड कानून में तादाद अज़दवाज को शामिल करने पर गौर कर रही है। आसाम के वजीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत ने फैसला किया है कि माहिरीन की कमेटी तादाद अज़दवाज और UCC को एक ही कानून में शामिल करने के तरीक़ों पर गौर करेगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को तशद्दुद के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। बनभूलपुरा इलाके में अभी भी कर्फ्यू बदस्तूर जारी है। जिला इंतजामिया ने कल हल्द्वानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए अमन कमेटी के तहत मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को बुलाया था। इसके अलावा उत्तराखंड में हल्द्वानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनभूलपुरा तशद्दुद के मुलजिम अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी इमलाक को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। रिकवरी की रकम जमा कराने के लिए 15 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। नोटिस में 8 फरवरी को वाक़े के दिन दर्ज की गई FIR का भी जिक्र है, जिसमें मलिक का नामजद किया गया है। और स्पेन में जारी शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय नौजवान खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया है। 10 मीटर एयर राइफल के मर्दों के जुमरे में भारतीय नौजवान निशानेबाजों ने क्लीन स्वीप किया और सोने, चांदी और कांसे के तमगों पर कब्जा किया। उमा महेश मादेनी ने सोने का तमगा अपने नाम किया, वहीं पार्थ ने चांदी का तमगा और अजय मलिक कांसे का तमगा जीतने में कामयाब रहे। भारती ने लड़कियों की 10 मीटर एयर राइफल में सोने और कांसे के तमगे जीते। ईशा अनिल ने तलाई तमगा जीता, जबकि संभावी शर्मा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।